तक आपका डिक्रीज देखने को मिला है, यानी कि नंबर चेंज होते हुए दिखा है। चलिए एक एक चीज़ को हम जानते हैं। आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट में दिया गया था, इसको रिफ्रेश करते हैं। 1 to 5 6 to 8 का अभी जो जारी किया गया उसके बेसिस पर हम बातें जानने की कोशिश करते हैं। 6 to 8 में अगर देखें, सबसे पहले आपका सोशल साइंस का आगे जो आप लोगों ने अपलोड किया है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पर सबसे सिर्फ 15% लोग हैं, 166 लोगों में 50% लोग हैं जिसका 90 प्लस है। हालांकि एसएसटी का कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 80 से 90 वाले का 14% है। और बात करें 75 से लेकर के 80 के बीच में 18% लोग हैं, 65 से लेकर 70 के बीच में 20% लोग हैं, और 65 से कम वाले 36% है। तो ज़्यादा संख्या है 65 से कम आने वाले। हो सकता है इसमें कोई कैटेगरीज वाले होंगे, एससी ओबीसी कैटेगरीज के होंगे, या फिर फीमेल कैंडिडेट हो गए तो चांसेस बनेंगे, अदरवाइज आपके बाहर होंगे। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किए थे, देख सकते हैं। आपका एसएसटी का अगर कटअप देखें, साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, ये देख सकते हैं एसएसटी का कटअप इस तरह से रहने वाला है। आपका यूआर के लिए है, ये मेल और फीमेल का इस तरह से आपका 6 to 8 का, ईडब्ल्यूएस का इस तरह से दे सकते हैं 70 से 75, और फीमेल का आपका है 67 से लेकर के 67 के बीच में, ईवीसी का 71 से 75, या फीमेल के 60 से 65 के बीच में है, और बीसी के लिए ये आप देख सकते हैं। और ये हाँ एससी एसटी का, एससी एसटी वाले जितने भी 65 वाले से कम है, बिलो हैं, उनकी चांसेस बनेगी। और बाकी सभी कैटेगरीज का जैसे ईवीसी हो, बीसी हो, चाहे मेल हो फीमेल में, 65 से आपको ज़्यादा लाना मैंडेटरी है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आपके बातें करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्शंस के लिए कुछ क्वेश्चन जो हमें प्राप्त हुआ है। ऑब्जेक्शन के लिए जो हमें प्राप्त हुआ है क्वेश्चन इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से जितने भी लोग हैं, साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर डे बाय डे आपको कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपको ये सच मिल जाएगा कि इसमें आपको ऑब्जेक्शन करना है, क्योंकि एक एक नंबर आपका गेम चेंजर होगा। आपका सिलेक्शन या तो हो जाएगा या नहीं होगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है या फिर उसका प्रूफ मिल रहा है, सच मिल रहा है, उसका ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में हो सकता है इसी का चार्जेस लेकर के 500 रुपये चार्जेस दे करके आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन का है, और ये आपका है मणिपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आप लोग के, मणिपुर से रिलेटेड, जिसके प्रूफ ही इस तरह से दे सकते हैं। इन मार्च द मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंसिडर द ग्रांटिंग द मेटल्स कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो आपका एसटी कैटेगरी के लिए है, फॉर फॉलोइंग द टेंशन ऑफ द स्टार्टेड असेंबलिंग। ये इस प्रूफ के साथ आप इसको साक्ष्य दे सकते हैं। हालांकि टेक्स्ट बुक आपको जो है एनसीईआरटी को ज़्यादा साक्ष्य मानेगा, एनसीईआरटी को ज़्यादा आपको तथ्यपूर्ण बुक मानेगा। चलिए आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए हिंदी में ऑफिशियली आंसर की में आप लोगों ने जो रेस्पॉन्स किया है 80 प्लस वाले हैं 45% लोग हैं, 44% है, 75 से 80 के बीच में आपका 47, तो 70 से 75 का 13% है, 70 से 75 के बीच में आपको 4% लोग हैं, और 65 से कम है, यानी कि इसमें थोड़ा कटअप ज़्यादा जाएगा एज पर योर इन्फॉर्मेशन। 40% 45% मतलब कि आधा से ज़्यादा जनसंख्या है जिनकी 80% से ज़्यादा जा रही है। इसका कट ऑफ मैंने जो बताया है इसको देख सकते हैं, आप कोरिलेट कर सकते हैं। हिंदी वाले जितने भी लोग हैं, हिंदी वाले मैंने बताया 80 से 85 के बीच में जा सकता है, तो वही मैंने बताया आपका। और फीमेल है तो 72 से 78 के बीच में जाएगा, यही आपकी रहने वाली है संभवतः। और ये यूआर के लिए अगर देखें, ईडब्ल्यूएस के देखें 70 से 75, और आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल का 78 से 68 से 71 के बीच में रहेगा। ये बीसी का है, ये ईबीसी का है, ये एससी का है, एसटी का। इसमें अभी लोग आप लोगों के अनुसार, यानी कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया उसके अनुसार लग रहा है कि इसमें 2 से 3 नंबर आपका इंक्रीज होगा। बाकी एसएसटी वाले का आप इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। मैथ और साइंस का देखते हैं। मैथ और साइंस का आप लोग का रिस्पॉन्स ज़्यादा आया है। मैथ और साइंस का देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर के आने के बाद आपका 90 प्लस वाले सिर्फ और सिर्फ 15% है। 80 से 90 के बीच में 27% है, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। 70 से 75 के बीच में आपको 23 है, और 60 से 65 से 75 के बीच में 16% लोग हैं, और 65 से कम वाले आपका 20% के बीच में। तो सबसे ज़्यादा लाई जो कर रहे हैं बच्चे, जो सबसे ज़्यादा नंबर इनके बीच में है वो आपका है 80 से लेकर के 90 के बीच में, मैथ और साइंस वाले। इसमें आप देख लीजिए, और ये रहने वाला आपका कटअप। आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स किया है उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं मैथ और साइंस का ये रहने वाला आपका 80 से 90 के बीच में सबसे ज़्यादा आ रहा है। यूआर का इसी के बीच में रहने वाला है। अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, मेल हो या फीमेल, इस फीमेल का 75 प्लस में चांसेस बनेगी, अदरवाइज आप लोग की चांसेस नहीं बनेगी।
ईडब्ल्यूएस में 70 से 74 का रहेगा, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 67 से 70 के बीच में रहेगा। ये आपका बीसी का है, यहाँ पर ये आपका ईबीसी का, ये एससी का, एसटी का, और ये दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का कोई क्वेरी रहता है तो आप पूछ सकते हैं मीन भाई। 2 तारीख से आप लोगों को पता है, 2 तारीख से लेकर के 8 तक आप लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं। 8 तक आप देख सकते हैं, पीआरटी वाले 2 से लेकर के 5 तक ऑब्जेक्शंस आप कर सकते हैं। तो आप लोग अपना तैयार कर लीजिए, जितने भी तथ्य जानने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको प्रूफ मिल जाएगा किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शंस करना है, किस पर नहीं करना है। जो भी आपको क्वेरी रहता है इससे रिगार्डिंग आप डालिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप जितने भी हैं ऑब्जेक्शंस के लिए, जितने भी क्वेश्चन हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स जाए। चलिए टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद आपको सारे यहाँ प्रूफ मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। पीआरटी के लिए फीमेल का क्या रहेगा कट ऑफ? देखिए पीआरटी का आपको बता देते हैं, आपके जो अभी तक रिस्पॉन्स आया उसके बेसिस पर, और कट ऑफ इस तरह से दे सकते हैं। देखिए पीआरटी वाले जितने भी, प्राइमरी वाले जितने भी आंसर की मिलने के बाद उनका जो है नंबर ज़्यादातर लोगों का 75% लोगों का, इवन अगर आप 10 की बात करें तो 74% लोगों का नंबर घटा है, और बढ़ा है सिर्फ 11% लोगों का। और ये आपका रहने वाला है, मेरा वही मार्क्स था जो जिन्होंने कैलकुलेशन किया। पीआरटी का इस तरह से रहने वाला है। पीआरटी का देखिए ईबीसी फीमेल का ये आपका रहने वाला है। यूआर के लिए 75 से लेकर के 80 के बीच में रहेगा, फीमेल का 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस का 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा, 55 से लेकर के 60 के बीच में फीमेल का रहेगा। ईवीसी का आपका 62 से 65 है, ये आपका फीमेल का रहेगा 52 से 56 के बीच में रहेगा, 52 से 60 के बीच में। बीसी के 65 से लेकर के 68 से 72 है आपका, 58 से 62 है फीमेल के लिए। एससी के लिए 57 से 60 के बीच में है। एससी के लिए अगर फीमेल की बात करें तो आपका 50 से 55 के बीच में रहेगा। एसटी के लिए 58 से लेकर के 60 की बात करें 60 के बीच में रहेगा। और एसटी अगर फीमेल की बात करें तो आपका 48 से 52 के बीच में रहेगा। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं, आप जितने भी लोग हैं। तो मेरा ईबीसी आपका 59 बन रहा है, 59 आपका है ईबीसी में, फीमेल में आपका है तो आपका चांसेस यहाँ पर बनेगा। चलिए आंसर आपको जो ऑब्जेक्शंस किस तरह से करना है, जो भी आपको है ऑब्जेक्शंस वाले के लिए बता देते हैं, क्योंकि 2 तारीख से आपका 2 दिन के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा लिंक, उसके बाद आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉगिन पोर्टल पर आप लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी जो आपको पासवर्ड मिला है वहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको ग्रीवेंस ऑप्शंस मिलेगा ऑब्जेक्शंस के लिए। आपको प्रूफ देना पड़ेगा एक एक नंबर, जिससे मान लीजिए किसी का 35 नंबर है, 35 नंबर है, आपने रेस्पॉन्स सी किया है और आपके अनुसार मिल रहा है कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, उसी को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको करना पड़ेगा, 100 KB से कम होना चाहिए। और इस तरह के जो साक्ष्य मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये आपको स्क्रीनशॉट आपका कवर पेज एक डालना पड़ेगा, और दूसरा ये स्क्रीनशॉट डालना होगा एनसीईआरटी का या एससीईआरटी का, या कोई टेक्स्ट बुक जो है कंसीडर, शायद ये खान सर के कई लोग शेयर कर रहे हैं तो शायद इसका कंसीडर किया जाए, लूसेंट का कंसीडर किया जाए, या फिर इसका नहीं। इससे बेहतर है कि आप एनसीईआरटी में फाइंड करने की कोशिश कीजिए उस सेम टॉपिक को एनसीईआरटी प्रूफ की उसको दीजिए, और ये प्रूफ आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। प्रूफ सबमिट होने के बाद एक लिंक जनरेट हो जाएगा, एक आईडी आपको ग्रीवेंस नंबर मिल जाएगा, उसको आप चेक करते रहिएगा। अभी जितने ज़्यादा लोग कर सकते हैं उतना बेनिफिट होगा। 7 से 8 नंबर चेंज होना बहुत बड़ी बात होता है, एक एक नंबर का यहाँ पर मार होगा, 1 से 2 नंबर का आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसलिए जिनका कट ऑफ से के आसपास में 3-4 नंबर ज़्यादा आगे पीछे है, 5 नंबर का डिफरेंस भी है, तो भी आप लोग ऑब्जेक्शन जरूर कीजिएगा। कोई भी इसमें पैसा भी नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट 0 रुपये में आप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपको 500 रुपीज़ पर क्वेश्चन लिया जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो इसी समय आपका सॉल्व हो जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका बीपीएससी क्वेश्चन को सही कर दे, आप लोग को बेनिफिट होने वाली है। चलिए कोई और क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हैं।
आई होप कि क्लियर हो पाएगा। कल के डेट में, कल या परसों के डेट में आपको 9 से लेकर के 12 तक का, 9 से लेकर के 12 तक का आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। जितने लोग अभी कनेक्टेड है आप जरूर बताइएगा कि आपका डिक्रीज कितना नंबर हुआ, क्योंकि मेरे पास कई लोगों का कमेंट और मैसेज आना शुरू हो गया था। किसी का 6 नंबर, किसी का 7 नंबर आपका नंबर घटा है, मैक्सिमम लोगों का घटा है। जिनका नंबर घटा है आप डी लिखिएगा, डिक्रीज करके लिखिएगा, मेरा 6 से 7 नंबर मार्क्स घटा है। सब्जेक्ट के साथ बताइएगा कि मेरा इस सब्जेक्ट में घटा है, इस सब्जेक्ट में बढ़ा है। अब किसी लोग का अगर बढ़ा है तो गुड, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी बात है। और आप अपना मार्क्स बताइएगा कितने नंबर बढ़े हैं। बहुत कम ऐसे चांसेस, 70 80 90% लोगों का मैंने सुना है नंबर आपका डिक्रीज हुआ है। आप लोग अपना बताइएगा कितने नंबर आपके बढ़े हैं या घटे हैं। फीमेल का 50 था, हाँ जी, ये देख सकते हैं, फीमेल का आपका 50 ही था, ईबीसी का 47 ही था मात्र, ईबीसी का TRE 1 में। इंग्लिश में 68 का बताइएगा सर क्या रहेगा। इंद्रजीत कुमार सिंह, इंग्लिश का देख सकते हैं आप, इंग्लिश का ये रहने वाला आपका इंग्लिश का। इसमें बच्चों का कहना है कि 1-2 नंबर आपका डिफरेंस होगा। आपका UR का 76 से लेकर के 80 के बीच में। बच्चों का कहना है सर इस क्वेश्चन पेपर हार्ड आया था, कम जाएगा। मैं मानता हूँ UR का कम जाएगा। बाकी आप EWS का देख लीजिए, BC का है और ये EBC का है, SC का है, ST का आप देख लीजिए। आप अपना नंबर जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी 44 है, मैंने आपको बताया। ये आपका BC का 44 ही था, BC का 44 था, आपका EBC का 47 था। EBC का हाँ यहाँ पर चेंज होगा, EBC का चेंज होगा, EBC का 44 जाएगा, 47 आपका था BC का, ठीक है 44 ही था। तो इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपका प्रीवियस कितना गया था, इस बार कैंडिडेट कितने हैं और इस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका ये रखा गया है। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं 59 है ऑलरेडी, आपका चांसेस है कट ऑफ से आपका ज़्यादा नंबर बन रहा है। EBC का कितना जाएगा अरमान आपको पूछ रहे हैं। 77 आपका PRT में हो जाएगा, BC में काजू भाई देख लिए। EBC उर्दू का मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। आपका 75 से लेकर के 80 के बीच में आपका UR का रहने वाला है, या यही आपका 10 नंबर का रह करके आपका फीमेल का रहने वाला है इस तरह से। और आपका BC की बात करें, BC का आपका ये आपका 64 से लेकर के 70 के बीच में आपका UR का रहने वाला है। यहाँ पर 55 से लेकर के 60 के बीच में BC का रहने वाला है। EWS की बात करें, EWS का 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा रहेगा, 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा। यहाँ पर आपका 54 से लेकर के 49 के बीच में रहेगा। EBC की बात करें, इससे 1-2 नंबर कम रहता है, ये आपका 64 से लेकर के 69 के बीच में रहेगा EBC का। UR के लिए ये आपका EBC के लिए, ये आपका EWS के लिए, ये EBC के लिए। यहाँ पर आपका 52 से लेकर के 56 के बीच में जाएगा। चलिए काजू भाई आपका 77 में हो जाएगा। मैथ और साइंस का कितना कट ऑफ रहेगा होना चाहिए। मैथ और साइंस का मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था, आप एक बार वीडियो को स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, वीडियो को स्क्रॉल एक बार करके देख लीजिए। हाँ फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर UR के लिए आपका 80 से लेकर के 80 +- 2 रहेगा। आपका फीमेल के लिए आपका 75 के आसपास बनेगा। EWS का 70 से 74 के बीच में रहेगा, और ये आपका 67 से 69 के बीच में रहेगा। आपका BC के लिए आपका 78 से 80 के बीच में रहेगा, और आपका EBC के लिए, आपका फीमेल के लिए BC के लिए आपका 73 से 76 के बीच में रहने वाला है। PRT OBC में आपका 66 है, नेहा प्रिया देख लीजिए। OBC के लिए आपके चांसेस यहाँ पर है 62 है BC में। दुर्गेश नंदन, चलिए नेक्स्ट। डिजिटल म्यूजिक में 81 में हो जाएगा BC में। BC2 में आपका नेक्स्ट कोई क्वेश्चन रहता है पूछ सकते हैं।
चलिए TRE4 का जिन लोगों का कट ऑफ से बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो आपको बताना चाहेंगे आप जल्दी स्टार्ट करिएगा अपना प्रिपरेशन। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप घटना चक्र पढ़ना शुरू करिए, PYQ सबसे पहले लगाइए। सबसे पहले आपका PYQ देखिए और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देखने के बाद आपका सिलेबस एक बार उठाइए, उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट आउट करवाइए, उसको जरूर देखिए आपने क्या क्या टॉपिक दिया है, उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। SCRT NCERT के नोट्स लेकर के आप उसको मैच कीजिए। SCRT NCERT के नोट्स लेकर के क्रिप्स नोट्स मत उठाइए किसी भी बुक का। कोई भी कई लोग हैं, मैथ्स बनवान हो गया या आंसर हो गया, कई ऐसे बुक्स हैं जो कि क्रिप्स से आपको देते हैं लेकिन आपको उस बात समझ नहीं आएगी, इसलिए आप खुद से उठाइए। NCERT SCRT का आपको जो है फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दिया गया है, वहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। अगर नहीं होता है तो यूट्यूब पर कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पर आपको NCERT 6 से लेकर के 12 तक पढ़ा चुके हैं, उसका हेल्प लीजिए और साथ ही साथ प्रिपरेशन करते रहें। चलिए कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मीन भाई। जितने लोगों का ऑब्जेक्शन है यानी जो क्वेश्चन पर डाउट है, जितने भी डाउट है उस पर जरूर ऑब्जेक्शन अभी कर लीजिएगा। अभी ऑब्जेक्शन आप करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ये भी एक तथ्य है कि अगर आपने मान लीजिए किसी ने देखा नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी एक बंदे ने मान लीजिए A ने ऑब्जेक्शन कर दिया एक नंबर पर 21 नंबर पर और वो 21 नंबर चेंज हुआ तो सभी लोग का चेंज हो जाएगा। 21 का C माना गया BPSC, अभी आपका आंसर A दिया है उसको बाद में चेंज करके C मान लेगा तो बाकी लोगों का नंबर फिर चेंज होगा, बाकी नंबर लोगों का चेंज होगा फिर। अम्लीय वर्षा वाला, हाँ मुन्ना भैया आपका जो है अम्लीय वर्षा है, मणिपुर हिंसा किटवच्ची का पार्लियामेंट चारों को ऑब्जेक्शन करेंगे। कई लोग का है, मैंने देखिए कई लोग का मैंने आपको अम्लीय वर्षा वाला है कि एक 27 दिसंबर का जो आया है उसके बाद उस पर आपको ऑब्जेक्शन करना है और वो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में भी देखेंगे तो कई लोग का आ चुका है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो मणिपुर है और 30 का सोर्स आपको मिल चुका है अम्लीय वर्षा, और आपको यहाँ से भी आपको देख सकते हैं इसका है, इसका किट बच्ची पौधा वाला है, इसको आप जाकर के इस पर जरूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। इन लोगों का प्रूफ भी मिल चुका है, इसका आप PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 100 KB से नीचे आपको कन्वर्टर आपको गूगल पर मिल जाएगा, किस तरह से उसको PDF में कन्वर्ट करके आपसे यहाँ पर जाकर के लॉगिन ID पासवर्ड लॉगिन करके आप जरूर उसको शेयर कीजिएगा। 2 तारीख से आपका ये ओपन हो जाएगा लिंक, 2 तारीख से लिंक ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों को क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल हम आपका घटना चक्र का मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी मैंने 33 तक करवा दिया था, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे। एडुटेरिया का मैंने आपका हिस्ट्री या पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो चुका है, जो आपका इकोनॉमिक्स का आपका कुछ पेजेस कंप्लीट करवाए हैं, 3 से 4 दिन में उसको हम कंप्लीट कर देंगे जब भी समय मिलेगा। फिलहाल हम घटना चक्र का PYQ करवा लेते हैं। जिन लोग का हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा उसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। 83 अदर स्टेट PRT में हो जाएगा। मुन्ना भैया आपका हो जाएगा, मुन्ना भाई। महात्मा गांधी जो, चलिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जो आपका परिनिर्वाण कहाँ हुआ है तो आपका कुशीनगर में हुआ है, ठीक है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ, सबसे ज़्यादा आपका उपदेश और पहला यहीं पर दिया गया था सारनाथ। उसके पश्चात हुए गौतम हुए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी जो आपका है, राजगिरी आपका नाम है अभी वैशाली, तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ है। क्वेश्चन भी आता है इससे संबंधित, सबसे ज़्यादा प्रचार कहाँ पर हुआ तो कौशल में हुआ था, कौशल राज्य में। कौशल नरेश जो है प्रसन्नजीत ने आपका ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिक्षता ग्रहण की, यानी कि दीक्षा ग्रहण किया था। अपना प्रचार करते हुए मल्लोक की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ हुए चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे, वहीं पर उनको क्या हुआ देहांत हुआ था। आगे बढ़ते हैं, उसने बुद्ध को शुक्र आपका जो शकरकंद कहते हैं बिहारी भाषा में, तो शकरकंद देख होंगे आलू जिसको कहते हैं, शकरकंद खाने के लिए दिया। इससे हुए रक्तासियार होने यानी ब्लड निकलना शुरू हो गया, भयानक पीड़ा हुआ उत्पन्न हुए। इस वेदना के बाद भी हुए कुशीनगर काशिया मल्ल राजधानी की राजधानी पहुँचे। वहीं 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। आपका बौद्ध धर्मों ने उन्हें
बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन्हें क्या कहते हैं, महापरिनिर्माण कहते हैं। महापरिनिर्माण के नाम से जानते थे। कहाँ पर हुआ है, तो कुशीनगर में हुआ, कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं के संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था, जो इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। एक तो विनय पिटक है, यानी जिसमें संघ संबंधी जितने भी नियम है। विनय पिटक मतलब इसमें नियम कानून के बारे में, जैसे अभी आप लोग के कानून के लिए आप लोग जो चलते हैं किसके अनुसार, संविधान के अनुसार चलते हैं, तो इसके नियम कानून जो भी है विनय पिटक, आपको क्या आचार रखना है, क्या विचार रखना है, कहीं देखना है नहीं देखना है, बेविचार नहीं करना है, तो ये सारे जो नियम पिटक हैं विनय पिटक में मेंशन किया गया था। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, बनते हैं कि विनय पिटक में क्या चीज़ संग्लित है, उसमें क्या मेंशन किया गया। तो ये क्वेश्चंस आपका एक एक लाइन से क्वेश्चन बनती है, इसलिए आपको बताते जा रहा हूँ। ये आपके नियम और दैनिक जीवन के संबंधित जितने भी आचार विचार का है संग्रह इसमें मिलता है। दूसरा है सूत्र पिटक। सूत्र पिटक आपको महात्मा बुद्ध के उपदेशों का आपका संग्रह मिलता है, जितने भी उन्होंने उपदेश दिया उसके संग्रह आपको सूत्र पिटक में देखने को मिलता है। तीसरा आपका अभिधम। अभिधम पिटक आपका बौद्ध धर्मों में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। तो तीनों के बारे में जान गए होंगे, तीनों से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप जरूर बना पाएंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर। इसलिए एक्सप्लेनेशन से आपको इतना बेनिफिट होगा, अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं इसके साथ ही साथ आपके साथ ही साथ 5 से 6 क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रिरत्न और 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है, ये अभी मैंने बताया आपका, ये जैन धर्म से है। ये जैन धर्म बौद्ध धर्म में थोड़ा बहुत यानी कि सिमिलरिटी देखने को मिलता है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आपको बताए गए हैं। आपको सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान जिसको कहते हैं, सच्ची आस्था यानी सम्यक दर्शन, और सटीक क्रिया यानी जो काम करना है सही करना है, सम्यक चरित्र, इन तीनों पर जैन धर्म में त्रिरत्न के रूप में संज्ञा दी गई। इसका भी त्रिरत्न है, इसमें अलग थोड़ा सा इसमें जो है मीडियम है, यानी कि ये ज़्यादा कठोर है। इसमें अगर जैन धर्म को अगर देखेंगे तो इसमें ज़्यादा थोड़ा हार्ड है उसका पालन करना, इसलिए अभी तक देखेंगे जैन धर्मों का जो है भविष्य में यानी कि आगे जाकर के फ्यूचर में ये खत्म होने के कगार पर थी। उसके बाद आपका विनय पिटक, अगर बात करेंगे बौद्ध धर्म, थोड़ा सा लचीलापन है इसमें देखने को मिलता है। मीडियम आपका जो पाथ है, एक हाई पाथ है, लो पाथ है, मीडियम को फॉलो करने की कोशिश करता है हमेशा। चलिए इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म आपका है और जैन धर्म में समान नहीं है। तो आपका देखेंगे अहिंसा दोनों में सेम है, वेदों के प्रति उदासीनता है ये भी सेम है, रीति रिवाज की अस्वीकृति इसमें मानते हैं, कोई भी रीति रिवाज नहीं मानते हैं। ये आत्मदमन यानी कि आत्मा को खत्म करने की, आत्मा दमन के बारे में ये असमानता देखने को मिलता है, इसमें कोई समानता नहीं है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, अभी मैंने बताया आपको मध्यम मार्ग, बीच वाला मार्ग जो इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। वे निर्माण के लिए कठोर साधना या काया क्लेश से वे विश्वास नहीं करते, जिस तरह से जैन धर्म में देखा जाता है। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए, यानी कैवल्य मतलब कि मोक्ष जिसको कहते हैं, यानी कि घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को, अन्न जल त्याग करके भी लोग यहाँ पर करते हैं, अपने शरीर को त्याग कर देते हैं, और अभी भी वर्तमान में इनके सारे साक्ष्य देखने को मिलते होंगे, आपने न्यूज़पेपर में सुने होंगे। नेक्स्ट है बोध गया में आपको बोध वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी कहते हैं, इसको है पंचम और छठम में इसमें ऑप्शंस में दिया गया है, हालांकि इसमें आंसर होगा सिर्फ पंचम, ठीक है पंचम। 2008 का ये यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन है। महाबोधि आपको मंदिर जो है वर्तमान ये जो है बोधि वृक्ष नहीं है, क्योंकि इसको 2 से 3 बार इसको तोड़ा गया था शशांक के द्वारा भी, और जितने भी हर्यक वंश है जो कि ब्राह्मण जो है उसको नहीं मानते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, मीनवाइल जितने भी क्वेश्चन है। महाबोधि और जिन लोगों को पढ़ना है, जिसको कंटिन्यू करना है कर सकते हैं। लगभग 20 से 30 मिनट हम क्लासेज लेंगे आपका, 20 से 30 मिनट में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम आपका करा देंगे। महाबोधि आपका मंदिर जो है वर्तमान स्थित है आपका, वर्तमान में बौद्ध वृक्ष का वही नहीं है जिसके नीचे आपको बैठ करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हिंसांग के अनुसार जो है वो उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में यानी कि 600 समथिंग में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद आपका इस स्थान पर 2 बार और वृक्ष रोपित किया गया था और नष्ट हुआ है, 2 बार और मतलब इसको रोपा गया था, फिर भी वो नष्ट हो गए थे। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का है वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कलिंगन ने लगाया था। किसने, ये क्वेश्चन भी आता है किसने लगाया था, अलेक्जेंडर कलिंगन ने लगाया था। यह वृक्ष जो है पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का, उठाने का अधिकार दिया गया है। और यह एक तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार आपका पुष्यमित्र शुंग, 1 बार आपका पूर्व वर्मा और अंत में कलिंगन द्वारा लगाया गया था। तो कई बार इसको लगाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह 6ठी आपका पीढ़ी वाला आपका वृक्ष है। पीढ़ी अगर बात करें तो 6ठी है,
लेकिन ये आपका पंचमी आपका ज़्यादा तथ्य जो है बिहार साक्ष्य इसको यही मानती है। बिहार का अगर साइट पर देखेंगे तो बिहार सरकार के पर्यटन वेबसाइट पर भी देखेंगे तो 5वीं रिपोर्ट इसको मानते हैं, 5वीं पीढ़ी का। तथ्यों में विवाद होने के कारण है बीपीएससी इसको प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। तो इस बार भी आपने जो अभी टीआरई 3 के एग्जामिनेशन दे के आए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हुआ था, कोई भी विवादित क्वेश्चन होगा जिसपे आपको साक्ष्य नहीं मिल पाएगा, अगर आपने नहीं दे पाया या फिर उनके पास नहीं मिलेगा तो ऐसे क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं वो। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, तो आपका आजीविकों ने किया है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसका जो आंसर एक्चुअली में 5 ही होना चाहिए, ठीक है, तो 5 ही आप मानिएगा। नेक्स्ट है आजीविकों ने, आजीविकों को बातें हैं आगे ने इसकी व्याख्या जानते हैं। बराबर की गुफाओं के उपयोग किसने आश्रय गृह किया था, आजीविकों ने। आजीविक किसको थे, मौर्य युग में जो है पहाड़ियों को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ है और इसी को बिहार कहते हैं, यानी कि बिहार मतलब ये रहने का जहाँ जगह, इसलिए बिहार का नाम। पहले बौद्ध भिक्षु वहाँ पर भ्रमण करते थे बिहार में, जितने पूरे जंगल हुआ करते थे तो वो बिहार करने के लिए आते थे, इसलिए उसको बिहार नाम दिया गया था। बाद में नाम चेंज करके बोश बिहार हो गया था। पहले इस तरह से बिहार था, विहार यानी कि पर्यटन जिसको ट्रेवलिंग जिसको कहते हैं, उसके बाद इसको बिहार कर दिया गया। अशोक और उसके पौत्र जो है दशरथ के समय बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों को काट करके आजीवों के लिए आवास बनाए गए थे। किसके द्वारा, तो अशोक और उसके पौत्र यानी कि दशरथ के द्वारा, अशोक के जो पौत्र हैं जिसको पोता कहते हैं सिंपल भाषा में कहें तो। नेक्स्ट है अशोक के समय आपका बराबर की पहाड़ की गुफाओं में सुदामाओं का गुफा, कर्ण चौपड़ आदि नामक गुफा प्रमुख है। अशोक के बारे में कहानी हम बताएं तो अशोक अपने 99 भाइयों की ऐसी कथाएं हैं, हालांकि इसका कोई साक्ष्य नहीं, 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन इसकी कोई कहानी पुख्ता नहीं है। नेक्स्ट आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये आपका जो आजीविक आपका डिवाइडेड हुआ था, बौद्ध का चौथा जो आपका हुआ था जम्मू कश्मीर में कुंडलग्राम में, वहीं से हीनयान महायान आपका डिवाइडेड हो गया तो वहीं से आपको बन गया था। यह इसका है आज संप्रदाय का आपका मखली गोशाल है, मखली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद चल के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना किया। इस मत्य नियतिवाद का कहा जाता है। इसकी मत्य की नियति यानी कि जो भी हमारे दुख सुख मिल रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ये नियति का खेल दे रहे, यानी कि भाग में जो लिखा हुआ, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है, इसका ये कहना है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है, आ सकता है आप लोग के लिए। आजीवक संप्रदाय है मखली गोशाल जो है, इससे संबंधित आपका जो है किस पर आपका ये विश्वास करते हैं, तो ये नियतिवाद पर विश्वास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन को नहीं माना है। पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है, संस्थापक अगर बात करें तो ये अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्रा में एक किला बना करके की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्रा स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनागा वंश और नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा है, तो इसमें आंसर नहीं माना है कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हालांकि आंसर इसमें उद्यन होना चाहिए, ठीक है। उद्यन किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो अभी मैंने बताया उद्यन के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था, तो बसाया था आपका उद्यन के द्वारा। अजातशत्रु, ये आपका हर एक वंशज जितने भी थे आपका, जैसे बिंदुसार को अजातशत्रु ने मारा, इसका बेटा जो है अजातशत्रु का बेटा उद्यन ने अजातशत्रु को मारा और अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। चलिए ये आपका प्रतिहत्या के वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सुनिश्चित करना है आपको, मिलाना है आपका ताम्र पाषाणी की युग है और ताम्र पाषाणी युग सभ्यताओं की नदियां हैं, तो इसमें देख सकते हैं, बताइएगा ABCD आपका कौन सा है, आहार है, काथय है, शानबा है, कमालवा है। इसमें देखते हैं, इसमें सीधे व्याख्या पर चलते हैं टाइम में वेस्ट करते हुए। तो इसकी व्याख्या इस तरह से देख सकते हैं, सी इसका आंसर माना गया। तो आपका आहार है आपका बनास में, कायथा है आपका काली सिंधु में, स्वादा ताप्ती में है, मालवा आपको नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगति, जो बुलाई गई थी आपको प्रथम जैन संगति आपका है के अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आपका स्थूलभद्र। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन समिति का आयोजन चतुर्थ शताब्दी में आपका हुआ था, इसके अध्यक्ष थे आपका स्थूलभद्र। इस सभा में जैन जो है धर्म को 12 अंगों में संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा किया गया था। वैशाली लिच्छवियों के ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। वैशाली युद्ध का काल सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी बेल्जी इस संघ में सर्वप्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो पहली आपकी थी राजगीर, आपकी राजगिरी या ऋग्रीबीज के नाम से जानते हैं। इसकी व्याख्या आप सेम चीज़ आप देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार देख सकते हैं मगध का शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त आपका बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा जो थे, पहले राजा बृहदत्त का पुत्र आपका जरासंध था। जरासंध का युद्ध भीम के साथ हुआ था। आपने महाभारत में भी पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, धारावाहिक सीरियल में भी इनको देखने को मिलता है। जरासंध इनकी कहानी बताते हैं। जिसने आपका राजगीर पर अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध आपका ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम आपका प्रतापी शासक बिंबिसार था और यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है आपका 492 ईसा पूर्व में हुआ थे। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। इसी का बेटा है, इसी को अपने मार कर बिंबिसार को मार करके बना था। अजातशत्रु के पुत्र जो उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित ट्रांसफर किया था। चलिए, जरासंध के बारे में आप लोग को पता है। इसको वरदान था कि जब भी इसके जो है आपका जो शरीर का भाग है, अगर इसको काट करके एक साइड अगर फेंका जाता तो फिर से ये जुड़ जाता था। इसके दोनों यानी सर से लेकर के धड़ से लेकर के अलग करने के बाद, अलग अलग दिशाओं में करने के बाद ही ये मर सकता है। इसके एक धड़ को यहाँ पे फेंका गया, मान लीजिए इस धड़ को यहाँ फेंका गया और इस धड़ को इस साइड फेंका गया, यानी विपरीत दिशा में, तो ही मर सकता है। इसके पास ये सारी चीज़ें थी और ये भीम के द्वारा ये कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध शासक का बिंबिसार चिकित्सक था तो जीवक था। इसका मगध शासक का जो है बिंबिसार, और जीवक को ही इसने भेजा था। बिंबिसार जो है समकालीन था आपका बुद्ध के, तो बुद्ध को सेवा करने के लिए, बुद्ध की चिकित्सा करने के लिए भेजा था इसने बिंबिसार में। नेक्स्ट है, मगध के शासक आपका बिंबिसार का चिकित्सक आपका तो कौन था? जीवक था। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र आपका प्रदोप के इलाज के लिए भी भेजा था इसने। अजातशत्रु ने किसका वंश है? हर्यक वंश। अभी मैंने बताया आपको, ये आपका बिंबिसार का बेटा है, ये अपने बाप को मारा था। इसका बेटा जो है उदयन ने इसको मार दिया था। ये हर्य प्रतिहर्ता वंश इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, मगध का आपका शासक है अजातशत्रु। 492 से लेकर के 460 ईस्वी घटते हुए क्रम में दिखेगा, क्योंकि बिफोर बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट में अगर देखेंगे तो सारे जो क्रम है, जैसे आपका 500 है, फिर आपका अगला साल आएगा 499 बीसी आता है। इस तरह से घटता हुआ ये सारे बीसी में घटते हुए क्रम में आएंगे। तो ये कितने साल तक? लगभग आपका 28 साल तक राज किया है। अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राज्य गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या उसके पुत्र जो है उदयन ने कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। तो ये आपका नेक्स्ट है, तो ये प्रतिहर्ता वंश है। आई होप कि को रिलेट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंडोकोटस आपका चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने किया था? तो वो विलियम्स जोन्स ने किया था। किसने पहचान किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। चलिए, विलियम जोन्स जो पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान जो है मौर्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियंस और ल्यूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिस ने सेंडोकोटस आपको चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट पर उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ब्राह्मण लिपि में को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स ब्रिसेप्स ने पढ़ा था। ये आपका अशोक का अभिलेख जो है पढ़ने का भी काम करता है। देख सकते हैं रिपीटेड है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन, यूपीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन इससे संबंधित है। आपका 648 से लेकर के 52 बीपीएससी 2008 में हुआ था, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए, जो भी आपको करना है 2 से 3 बार सुन लीजिए। सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में, ये ईस्वी भी याद रखिएगा, 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स ब्रिसेप्स ने, अंग्रेज वैज्ञानिक था, इसमें भारत गुलाम ही था, मतलब कि आज़ाद नहीं था। विद्वान ने आपका अशोक के जो लेखों को ब्राह्मण लिपि का जो वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों में देवन्यानी जो है कि पहचान देवप्रिय होना चाहिए की पहचान सिंहल के राजा प्रीतिश ने कर डाली। कालांतर में ये तथ्य जो है प्रकाश में आया। सिंहली जो आपका अनुसूरुति जो वंश और महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। अंततः आपका 1915 में मास की जो है आपका कर्नाटक से प्राप्त जो लेख है उसमें अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। तो ये सबसे पहले अगर किसी ने अशोक के लेख को पढ़ना, क्योंकि जो ये सब आर्द्र ऐतिहासिक काल होता है। आर्द्र ऐतिहासिक उसको कहते हैं जो आपको लिखने में आता है लेकिन उसको पढ़ नहीं सके, आर्द्र ऐतिहासिक थे। और दोनों में तो इसीलिए ये सारे सबसे पहले ट्राई किया था अंग्रेज वैज्ञानिक जेम्स ब्रिसेप्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बताइएगा आप लोग। कालिदास ने कुमार संभवम में किस आपका
पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है, ये आपका है कार्तिकेयन है। कार्तिकेयन से जितने भी उनकी कहानी है कुमार संभव है। जो आपके कार्तिकेयन ये कौन है, तो भगवान शिव के प्रथम पुत्र है कार्तिकेयन। कार्तिक मास से इसी के पड़ता है, और इसी बीच में कार्तिक मास में ही बिहार में, खास के लिए बिहार और पूरे यूपी बिहार आपका झारखंड में तो छठ पूजा की जाती है। यही कार्तिक मास में आपका छठ पूजा की होती है। कालिदास के संस्कृत आपका महाकाव्य कुमार संभव में भगवान शिव के और देवी पार्वती के पुत्र जो है आपका, जिनका अन्य नाम है कार्तिकेयन या स्कंद नाम है, स्कंद की कहानी इसमें मिलता है, जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इंडिका का है, इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था, और सिकंदर के समकालीन विदेशी आपका जो है इस लेखक आपका निराकश है, ऑर्नोसीटस है, अरिस्टोबुलस है, एंड मेगास्थनीज। सबसे ज़्यादा फेमस है मेगास्थनीज, चाइनीज है। चाइनीज ज़्यादा फेमस होता है, इससे कोरिलेट कर सकते हैं। जिसने विवरण आपको चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते हुए विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैंने बताया आपका इनका पुस्तक जो है इंडिका, तो याद रखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक चाइना सबसे ज़्यादा फेमस है आपको मेगास्थनीज, और इंडिका यानी इंडिया आपका से रिलेटेड कर सकते हैं इंडिका। नेक्स्ट है आपको इसको पुस्तक और उसके लेखक को हम मिलान करना है, तो देख सकते हैं बृहद संहिता। बृहद संहिता नाम से पता चल रहा है, बहुत से बृहद और बहुत से बड़ा मिहिर याद रखिएगा। राजा तरंगिणी, ये तो बहुत सिंपल सा है। राजा तरंगिणी आपका है कलहंस है, जो याद है वो सबसे पहले उसको मिला लीजिए। नेक्स्ट है मूसिका मशा। मूसिका मशा आपका है अतुल्ला से। नेक्स्ट है विक्रमादेव चरित है आपका बिलहंस के द्वारा। इसे कोरिलेट करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख सकते हैं, बृहद संहिता आपका बड़ा मिहिर है, आपका मूसिका मशा आपका अतुल्ला है, राजा तरंगिणी कलहन का है, अब विक्रमादित्य आपका बिलहन के द्वारा। इंडिका अभी मैंने बताया आपको मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेगास्थनीज दूर था किसका, सेल्यूकस का भी मैंने बताया आपको, व्याख्या में आपको मिल गया होगा रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। मौर्य सम्राट का संस्थापक आपका कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और चाणक्य के हेल्प से किया गया था, और इसका अंतिम है बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। किस अभिलेख में आपका रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जनित है, जूनागढ़, बितरी, या फिर ऑप्शन आपको देखें, ऑप्शन आपका नासिक, सांची। इसका है जूनागढ़ के अभिलेख में देखना। गुजरात के जूनागढ़ के आपका रुद्रदामन आपका 130 से लेकर के 150 ईस्वी का अभिलेख आपको प्राप्त में हुआ है। यह जिस शिला का उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञानों के प्रति और स्कंदगुप्त के 2 अभिलेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, जिसमें रुद्रदामन की वंशावली आपका विजयों और शासन व्यक्तिगत आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। यह अभिलेख अब तक का प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राजा ने बनाया था, तो कैलाशनाथ मंदिर आपको पल्लव तमिलनाडु में बना हुआ है। ठीक है, पल्लव कैलाशनाथ मंदिर जो आपका अकबर आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाया गया, देख सकते हैं। सबसे पहले आपका ये उत्तराखंड से लेकर के यहाँ से चौकुट आपको मिलाया गया। कैलाश आपको चारों धाम जिसको कहते हैं, यहाँ पर आपका इंडिया का पार्ट, इसके बाद फिर आपका गुजरात, फिर इस तरह से आपको सारा चीज़ मिला गया। तो चारों धाम का नाम जरूर बताइएगा। एक उत्तराखंड है आपका, फिर आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, फिर आपका ये गुजरात में पड़ेगा, यहाँ पर आप बद्रीनाथ, फिर आप सारे उड़ीसा में, आपको पुरी में, ये चारों धाम मिला करके आप नाम जरूर बताइएगा जिन लोगों को याद होगा। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। कैलाशनाथ मंदिर जो है आपका कांचीपुर तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर जो है निर्माण का पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है इसके लेखक और उसके पुस्तक कौन कौन है बताएंगे। कौटिल्य आपका है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो लिखा हुआ अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स आप लोग समझते हैं, इसमें नीति निर्देशक यानी कि जो आपको राजनीति करने का तरीका इसमें मेंशन किया गया। पाणिनि का आपका अष्टाध्यायी लिखा गया। नेक्स्ट है संस्कृत के लिए जाने जाते हैं कामंद। आपका कामंद आपका है नीति सार है, इसमें कालिदास के कुमार संभव अभी मैंने बताया है, कार्तिकेयन की इसकी कहानी इसमें मेंशन किया गया। चलिए इससे संबंधित अगर मिलाएंगे तो ए का 2 आपका हो गया, ए का 2, और भी कहीं ऑप्शंस में अगर एक भी याद होता तो आपको आंसर मार देते। ए का 2 याद है, कौटिल्य आपको अर्थशास्त्र, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए कोरिलेट इस तरह से आप एलिमिनेट करके भी एग्जामिनेशन में आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजाओं में से कौन किसका जो है जैन धर्मों के प्रति भारी झुकाव था? सबसे ज़्यादा झुकाव था आपका दशरथ, बृहदत्त, आपका खाड़वेल या हुबीस? कौन सा है? तो इसमें खाड़वेल का सबसे ज़्यादा जैन धर्म के प्रति झुकाव था, ज़्यादा प्रेम था। कलिंग का आपका चेदी वंशी आपका शासक जो है खाड़वेल प्राचीन भारतीय इतिहास में महान सम्राटों में एक था। उड़ीसा को जो है आपकी उड़ीसा, पहले नाम उड़ीसा था, ओडिशा हो गया। प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित आपका उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कोई तिथि मेंशन ही नहीं किया था, चलिए कोई बात नहीं। इस अभिलेख में खाड़वेल के इतिहास का जानने का एकमात्र स्रोत आपको प्राप्त होता है। जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा जो है आपका प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है, हाथी गुफा आपका अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? प्राकृतिक है, ब्राह्मी है, पाली है? इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको कई आंसर आपको प्राप्त हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कलिंग नरेश आपका खाड़वेल संबंधित था, अभी मैंने बताया आपका 7 वंश है। कलिंग के छेदी राजवंश का संस्थापक आपका महाबेग वाहन आपका नामक व्यक्ति जो है, अतः इस वंश का नाम जो है महाबेग वंश भी पड़ा है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है खाड़वेल है। वह खाड़वेल के इतिहास जो आपका अध्ययन का एकमात्र साधन जो आपका हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त होता है। कहाँ पर ये, किससे रिलेटेड है, कौन से राज्य से है? तो उड़ीसा से है, ठीक है। पहले उड़ीसा, हालांकि अभी उड़ीसा कहते हैं, 1936 के बाद उड़ीसा का नाम उड़ीसा पड़ा है। उड़ीसा बाद में बिहार के भी पार्ट होता था, लेकिन हिस्ट्री जब बनता है बाद में बनता है, पुराने अभिलेखों को निकाल करके, जिसको कहते हैं खोद खोद करके निकालना, एक नाबूद करके निकालना, तो उसको कोरिलेट कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया। अगर इसको पार्ट अगर बढ़ाता तो ये बिहार का ही पार्ट होता है। इवन बिहार का 1912 से पहले अगर कहानी बताए तो ये बंगाल का पार्ट हुआ करता था। बिहार 3 बार चला गया है, 3 बार इसको डिवाइडेड किया गया है। 1912 में बिहार आपका बंगाल से डिवाइडेड हुआ, 36 में उड़ीसा हुआ, फिर आपका 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड यहाँ से डिवाइडेड हुआ, तो 45% जमीन लेकर के 45 पॉइंट समथिंग। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? यहाँ समुद्रगुप्त। हालांकि कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जिसने ये कहा है, जो है विस्टेन स्मिथ ने कहा है, इसका जन्म इसके बाद हुआ था, और नेपोलियन भी इसके बाद, समुद्रगुप्त के बाद होता, लेकिन इतिहास क्या कर सकते हैं, कह देता है। तो आप सुनिए, इसको याद रखिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। किसने कहा था? आपका विस्टेन स्मिथ ने कहा था कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर, क्योंकि ये समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त इसका नेपोलियन इसलिए कहता है कि किसी भी युद्ध को हारा ही नहीं था, और अजय रहा हमेशा, कोई भी हारा ही नहीं, इसलिए इसको समुद्रगुप्त कहते हैं। वह वीरता विजयों पर मुग्ध आपका होकर के उसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, यानी कि कोई भी हारा नहीं थे, जिसके कारण इसके विजयों को देख करके इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त के विजयों पर वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। इसका लेखक जो है हरिसेन है। अगर इससे संबंधित देखिए 2-3 क्वेश्चन और भी बन गया आपका। समुद्रगुप्त के जितने विजयी को वर्णन किसके द्वारा किया, किस में किया गया? तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग, अभी प्रयाग राजा इलाहाबाद को कहते हैं, उसी से कोरिलेट कर सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति मिलता है। और उसके किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राट आपका जिसने हुनों को पराजित किया था, किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है, स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त। हुनों का पहला जो है भारतीय आक्रमण आपका जो गुप्त सम्राट है स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। कब हुआ था? 455 ईसा पूर्व में आपका हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वो बुरी तरह से परास्त हुआ था, बहुत अच्छे से उसको खूब पीटा था। और यूएस राय ने के अनुसार ये हुनों का आपका के नेता जो है आपका खुशेनवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त के आपका मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी के अंत और 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों में हुनों ने कब्जा कर लिया था। इससे ये आपका इम्पैक्ट पड़ा था, याद रखिएगा। हुनों को किसने पराजित किया था? स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी का हम करवा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूर्वालोकन से, हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहते हैं? अपृहत कहा जाता है तो आपको बिना जोती हुई भूमि को जिसको कहते हैं बंजर भूमि या कह सकते हैं। बिना जोती हुई वो भूमि जिस पर कोई खेती नहीं की गई उसको अपृहत भूमि कहा जाता है। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद टर्म जिसको कहते हैं। चीनी यात्री जो है सुंगयुन भारत की यात्रा की थी, कब किया था? 515 से लेकर के 520 ईस्वी में। चीनी यात्री
सिंगयुंग जो है वो 418 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रति एकत्रित किया था और इसको लेकर के चला गया फिर, और क्या करेगा। हर्यक वंश के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने हो से हर्यक, हो से हिंसा, याद रखिएगा, ठीक है, यात्रा के लिए आया था। हो से हर्यक, हो से आपका हिंसा। हर्यक वंश आपका हर्षवर्धन के समय आपका सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हिंसांग भारत की आगमन किया था। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों को पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगल से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी कहा जाता है, तो याद रखिएगा सीयूकी। इसका चाइनीज का नाम भी ऐसे ही रहता है, इसका मतलब क्या है बहुत निकालना पड़ेगा, सीयूकी, ठीक है। तो इसके बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंगसांग किसके राज दरबार में आया था, हर्षवर्धन के, ये बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हण का नाम है राजतरंगिणी। अभी मैंने इसको 2 से 3 बार बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। कल्हण ने राजतरंगिणी, जिसमें आपका कश्मीर के इतिहास का राजाओं के वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ की रचना जो है आपका कल्हण ने जय सिंह जो है आपका जय सिंह के शासनकाल में, कब, तो आपका 1118 से लेकर के 1149 तक के शासनकाल में पूर्ण वर्णन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध आपका ग्रंथ है अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त, जिसको चाणक्य कहते हैं, जो चाणक्य ने बनाया था, जो अर्थशास्त्र की रचना किए थे। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औदंतपुरी। चलिए 20 मिनट हो गया तो आज क्वेश्चन यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 70 कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। औदंतपुरी शिक्षा केंद्र है आपका निम्न में से किस राज्य से अवस्थित है, तो ये बिहार में है। कहाँ पर अवस्थित है, बिहार में। औदंतपुरी जिसे उदयनपुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक प्रथम जो है किसके ने, गोपाल ने किया था। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल थे, ठीक है। चलिए कुछ आपको हेल्प हो पाया होगा। 1-2 नंबर भी आपका अगर बन पाता है, मेरे अनुसार जो भी 1% भी हेल्प होता है, करने की कोशिश हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। 99% रिजल्ट जो है स्टूडेंट की मेहनत पर आता है। आप अपना मेहनत कीजिए, जहाँ से भी मिलता है नोट्स, PDF या फिर नॉलेज वीडियो या जो भी इंफॉर्मेशन से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट होगा, जो भी चाहे BPSC TRE 3 हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बिहार से संबंधित, आपको सारा अपडेट वहाँ पर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। SCRT NCRT का नोट्स अगर प्राप्त करना है या PDF ही कोई भी प्राप्त करना है, 500 से या 600 से ज़्यादा PDF उसमें दिया गया है, उसको ले सकते हैं। आज लास्ट डेट है 31 अगर थे, 99 रुपीज़ में आप प्राप्त कर सकते हैं। 790 इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके कोशिश कीजिएगा मैसेज करने के लिए, इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। SCRT NCRT का पूरा नोट्स आपको 6 से लेकर के 12 तक का आपको मिल जाएगा इकट्ठा। 2 मिनट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपीज़। उसके बाद कल के रेट से आपको 199 आपको पेमेंट करना होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। SCRT NCRT का भी आपको इसी में साथ आपको मिल जाएगा। बिहार का परिपेक्ष में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 6 से लेकर के 10 तक आपको इसमें मिलेगा। मैथ और रीजनिंग का भी कुछ आपको प्रैक्टिस सेट के लिए नोट्स और PDF, एक मैथ्स का रीजनिंग, जो मैथ्स रीजनिंग वाले जो प्रयास रहते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से देखना है, तो क्वेश्चन आंसर के साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल 2 मिनट आपको वेट करेंगे। जितने लोग लाइव हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।